अभी हम लोग बात करते हैं रोटेशनल मोशन से रिलेटेड। रिजिड बॉडी डायनामिक्स, या सिंपली रोटेशन कह लेते हैं। सर इन नीचे पर स्टार्ट कर रहे हो आप रोटेशन? हाँ, रिजिड बॉडी का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट in which separation between any two points do not change by applying force is called rigid body. आइडियल रिजिड बॉडी तो कोई नहीं है, लेकिन डे टू डे प्रैक्टिकल पर्पस से मान लो एक रॉड देखते हैं हम, तो इसको रिजिड बॉडी कह देते हैं। लेकिन यदि हम चेन देखते हैं, इज नॉट अ रिजिड बॉडी। हाँ कहिए। सर ये काइनेमैटिक्स का डाउट था, क्लास के एंड में पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ लीजिएगा। चेन इज नॉट अ रिजिड बॉडी। और रॉड के बारे में क्या कहेंगे? तो रॉड इज ए रिजिड बॉडी। तो ये पॉइंट मेंशन कर लीजिए कि रिजिड बॉडी क्या है? द ऑब्जेक्ट इन विच सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। सर हाँ सर काइनेमेटिक्स। हाँ काइनेमेटिक्स। आप यदि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। मान लो यहां एक स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर ऑफ मास को देखिए। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसे हमने 0 0 कह लिया। अब यदि मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहता हूं तो इसमें बहुत से पॉइंट हैं। मैंने एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिख लिया एक्स आई वाई आई और मास है एम आई। एक्स आई वाई आई को फील करना चाहते हो तो देखो ये होगा वाई आई और ये होगा एक्स आई। तो आप जब पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम आई जी एच आई समेसन। इसे रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस से कितना ऊपर है एच आई, वो कितना दिखेगा एम आई जी वाई आई, क्योंकि यही है हाइट उस पार्टिकल का। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं समेसन। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल का जैसा होगा ऐसे ही बाकी सारे पार्टिकल के होंगे, उनको ऐड कर लेंगे। तो आप इसको समेसन एम आई वाई आई इंटू जी देखते हैं अपॉन समेसन एम आई इंटू समेसन एम आई। मैंने समेसन एम आई से डिवाइड भी किया, समेसन एम आई से मल्टीप्लाई भी किया। समेसन एम आई और साथ में आ गया वाई सेंटर ऑफ मास।
डिफिनीशन से चेक करिए। समेशन mi हो गया मास जो भी होगा ऑब्जेक्ट का, और y सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं r, और साथ में कौन है g। तो यदि आप कहते हैं कि ये m मास का ऑब्जेक्ट था, सेंटर ऑफ मास आप देख रहे थे 0r, कोऑर्डिनेट उसका, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कितना देखा mgr। तो यहां से आप क्या सीख सकते हैं कि यदि मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है किसी रिजिड बॉडी का, तो उसके सेंटर को पॉइंट की तरह देखो और वहीं पूरा मास कंसंट्रेटेड मानकर सेंटर ऑफ मास सोचकर पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी तो आपने यहां क्या देखा, टू राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए rigid body, assume total mass present at center of mass as a point mass. To write potential energy of a rigid body, assume total mass present at center of mass as a point mass. तो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसके सेंटर को देख करके पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। यदि इस बात को आप समझ पाए, एक एग्जाम्पल देखिए। एक रॉड है L लेंथ M मास का, और इसके ऊपर में एक डिस्क है कैपिटल M मास R रेडियस का, और उसका इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी लिखना है फॉर रॉड प्लस डिस्क सिस्टम। तो रेफरेंस से रॉड का सेंटर कितना ऊपर दिखेगा हमें, L/2। L/2, और डिस्क का सेंटर कितना ऊपर दिखेगा, L+R। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे, एक तो हो ऐसे देखो, पहले रॉड और फिर डिस्क, आप ऐसे देख सकते हो। दो यहां रिजिड बॉडी है तो उनके अलग अलग भी सोच सकते हो, mgL/2 प्लस कैपिटल mg स्मॉल l+r, या फिर इन दोनों का आप कॉमन सेंटर ऑफ मास निकाल के भी सोच सकते हो, यही रिजल्ट आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, या इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास निकाल करके भी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। सर वो कैसे लिखा जाएगा, आप पहले सेंटर ऑफ मास पता करिए। तो ये मेथड 2, ये तो मेथड 1 देखा आपने। मेथड 2 देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा M+M इंटू जी, और हाइट देखिए स्मॉल m इंटू L/2 प्लस कैपिटल M इंटू L+R अपॉन M+M। ये कॉमन सेंटर ऑफ मास का हाइट है। मतलब यहां पर क्या लिखा गया है, मैं फिर से बताऊं, U सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम इंटू जी, हाइट ऑफ सिस्टम, सिस्टम्स क्या, सेंटर ऑफ मास,
हाइट ऑफ सिस्टम्स सेंटर ऑफ मास। दोनों से रिजल्ट एक ही आएगा। आपको कंफ्यूजन हो तो यहां देखो ना, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये वही रिजल्ट नहीं आ गया जो यहां आप देख रहे हैं? जिन लोगों को ये दोनों मेथड समझ में आ गया हो हैंड राइज करें प्लीज, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। कार्तिक, मैशा, कृतिका, सुशांत, पलक, वेदांत, वेदांत, दिव्यांशु, अबरार, अनुष्का, अजिंक, मनीषका, कीर्ति, महक, सौमिल, निकिता, विशाल, दुष्यंत, आर्यन, कार्तिक। यदि ये पॉइंट क्लियर है तो ऐसे देखो, आपको यदि कह दूं ये एक रॉड और ये एक रॉड, मास m लेंथ l, मास m लेंथ l, और इसका रेफरेंस यहां लिया गया है, रेफरेंस। तो रेफरेंस मतलब रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, और इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आप लिखना चाहते हैं। तो दो रॉड देख रहे हैं आप। पहले रॉड का सेंटर देखो, माइनस के साथ mgl/2। सर आपने माइनस क्यों लिखा? अच्छी बात। और दूसरे रॉड का जो सेंटर है वो तो रेफरेंस से L नीचे है, माइनस mgl। सर ये भी माइनस क्यों लिखा? तो रेफरेंस से ऊपर कोई पॉइंट होता है तो प्लस mgh, और नीचे होता है तो माइनस mgh। यदि इन दोनों का आप कॉमन सेंटर ऑफ मास लेकर के लिखते तो कॉमन सेंटर ऑफ मास इस बीच में कहीं देखते, तो वो बीच में जो देखते वो कितना नीचे होता? दोनों m और m है तो m बीच का होता l/2 का आधा, l/4, 3l/4 डिस्टेंस पे होता। तो आप वैसे यदि सिस्टम के लिए लिखते तो मास ऑफ द सिस्टम g इंटू हाइट ऑफ द सिस्टम्स सेंटर ऑफ मास। मास ऑफ द सिस्टम 2m, g और हाइट हो जाता -3l/4, और ये हो जाता -3mg/2। और पहले जो आपने कैलकुलेट किया वो भी क्या हो गया था? -3mgl/2, और यहां भी आया है -3mgl/2। आप कहो तो इसे मैं रेड सिंबल से लिख दूं, y सिस्टम इक्वल्स टू मास ऑफ द, ये मेथड 2 देख रहे हैं। 2 में क्या किया हमने? कॉमन सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। वहां टोटल मास सिस्टम का 2m आप देख रहे होगे यहां बैठा हुआ, और उसका डिस्टेंस कितना हो गया है ऊपर से यहां तक देखेंगे तो 3l/4। क्यों? क्योंकि ये l/2 l/2 होता, l/2 का आधा l/4 l/4 होता। और यहाँ आप टोटल मास 2m रखा हुआ देखते, ये भी यहाँ आ जाता और ये भी यहाँ आ जाता, यहाँ से हट जाता। तो सेंटर ऑफ मास का मास 2m, रेफरेंस से हाइट नीचे है -3l/4 और g साथ में। तो सेंटर ऑफ मास निकालकर पोटेंशियल एनर्जी लिखो, या अलग अलग रिजिड बॉडी का सोच लो अलग अलग, फिर उन्हें इकट्ठा कर दो। यदि कहीं पर कोई चेन टंगा हुआ हो, ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं पर कोई चेन टंगा हुआ हो ऐसे ऐसे, तो ये रिजिड बॉडी नहीं है, ये टुकड़ा रॉड जैसा दिख रहा है, रॉड लाइक सिचुएशन है, रिजिड बॉडी नहीं। लेकिन तब भी यदि m और l है ये चेन, तो आप यहां देख सकते हैं m/2, यहां भी देख सकते हैं m/2, रॉड लाइक, लेकिन ये रिजिड बॉडी नहीं है। लेकिन कैलकुलस अप्लाई करके फिर देखेंगे तो वो सेंटर ऑफ मास यहीं पहुंचेगा l/2 पे, यूनिफॉर्म यदि चेन है।
तो अब यदि इस चेन का आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है और आपने डिफरेंस यहां मान लिया, तो आप रेफरेंस से कितना नीचे आ रहे हो, L/4। अरे L/4 क्यों भाई, यदि पूरा चेन L है तो एक तरफ L/2 दूसरी तरफ भी L/2, और उसका हाफ करते हैं तो आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन दिख रहा है। तो यदि आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी देखने को कह दे तो -m/2 g/L/4, दूसरा भी -m/2 g/L/4। अब सोचो इसको हल्का पुल करके मैं छोड़ दूं और स्मूथ पुली हो तो ये चेन एक तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। फाइनली एक सिचुएशन आएगा जब ये पूरा का पूरा यहां दिखेगा L लेंथ, और ये नीचे गिरता, और हमने अभी यहां पोटेंशियल एनर्जी लिखने की सोची फाइनल वाला, तो रेफरेंस तो हम नहीं बदलेंगे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो रेफरेंस वही रख के ध्यान पोटेंशियल एनर्जी देखें तो माइनस, अब सेंटर कहां दिख रहा है, यहां रॉड लाइक सिचुएशन में, और ये लेंथ कितना दिख रहा होगा L/2, तो -mg/L/2 ये फाइनल हो गया। तो हमसे यदि पोटेंशियल एनर्जी लिखवाएगा कोई तो ऐसे लिखेंगे, रेफरेंस देखने के बाद, चुनने के बाद, सोचने के बाद, बिना रेफरेंस के नहीं पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा। और फिर लिख सकते हैं V पता करने के लिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन तो सीधे सीधे दिख रहा है ½ mv², और लॉस का मतलब होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल कितना है -mg/L/4, अरे 8 का होता ना डबल करते तो 4 1/8 का डबल करते, और फाइनल वाला ये तो इनिशियल हो गया, और फाइनल कितना माइनस माइनस प्लस mg/L/2, तो यहां सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा mg/L/4, और ये किसके बराबर ½ mv² के, और v का वैल्यू मिल जाएगा √g/L/2। तो यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी दिखने लगे तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी आपको वर्क पावर एनर्जी में समझाया गया। आज मैंने रिजिड बॉडी के लिए याद दिलाया आपको कि सेंटर पे रख करके एनालिसिस करो, और फिर उस आइडिया को एक्सटेंड करके यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन में यूज कर रहे हैं। चेन को भी 1 मिनट के लिए मैंने जो वर्टिकल टुकड़ा था उसके लिए हमने माना कि उसके सेंटर पे उसका टोटल मास m/2 फोकस्ड है, कंसंट्रेटेड है। आपसे कोई पूछता है क्या ये पेज आप लोगों के समझ में आया? जिन लोगों के आया प्लीज हैंड राइज कर दें जल्दी जल्दी। आपको V निकालना था, U इनिशियल U फाइनल लेके प्रोसीड करेंगे, V निकल करके चला आएगा। बहुत बढ़िया। सौमिल, कृतिका, वेदांत, महक, सुशांत, अबरार, दिव्यांशु, दुष्यंत, मनीषका, कीर्ति, अजिंक, अनुष्का, पलक, कृतिक, कार्तिक, वेदांत, माइसा, कार्तिक, निकिता, बहुत बढ़िया। अब यदि मैं ये मान करके चलूं कि आप इसे समझ पा रहे हैं तो यहां नेक्स्ट पॉइंट एक आता है, उस पर फोकस करिए कि यदि हमसे कोई कहता है कि एक रिजिड ब्लॉक है और इस ब्लॉक का सेंटर देखिए, ये लेंथ L है और विड्थ B है, और इस ब्लॉक को हमने वर्टिकल कर दिया, एक जमीन पे रखा हुआ था, इसको स्लोली हमने वर्टिकल कर दिया। तो यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो यहाँ एक्सटर्नल एजेंट कुछ ना कुछ वर्क करेगा, मिनिमम वर्क कितना करेगा इसका ओरिएंटेशन चेंज करने में। तो आप क्या सोचोगे, काइनेटिक एनर्जी की तो कोई चर्चा की नहीं गई, वर्क किसके बराबर हो जाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी,
क्योंकि सेंटर तो ऊपर चला गया। गेन का मतलब यू फाइनल माइनस इनिशियल। इसे मन ही मन मैंने ग्राउंड को रेफरेंस मान लिया, mg/L/2। और अभी कितना होगा, b/2 इनिशियल माइनस mg/b/2। तो हम क्या लिख देंगे, mg/L/2 माइनस b/2। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन बाय मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को सीधा कर दे रहा है। यहीं पे एक कंडीशन आ जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपने पहले भी देखे, आज फिर देख रहे हैं। थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि रिवीजन ही हो जाए। आप क्या देख रहे हो कि एक टेबल पे टंगा हुआ है चेन। ये L लेंथ का, M मास का, और इसे स्लोली पुल करता है कोई, स्लोली पुल, और धीरे धीरे वो चेन को ले आता है इस टेबल के ऊपर। ये स्मूथ टेबल मान लो। तो इस प्रोसेस में वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने कितना किया। तो यहां भी आप सॉल्व करते वक्त क्या सोचोगे, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का हाइट बढ़ा सेंटर का, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यदि इसे रेफरेंस मान लो, तो यदि इसे रेफरेंस मान लोगे तो फाइनल वाला सेंटर तो यही है, फाइनल वाला रेफरेंस पे, और इनिशियल वाला कैसे देखोगे, माइनस mg/L/2। तो ये कितना हो जाएगा वर्क डन, mg/L/2। पहले कहां पर है, यू इनिशियल लिख रहे हो, तो रेफरेंस से कितना नीचे है, L/2। और बाद में वो सेंटर खुद दिख रहा है, पूरा का पूरा चेन हॉरिजॉन्टल लाइन में रॉड की तरह सीधा सा लेटा पड़ा है टेबल के ऊपर। तो फाइनल उसका पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि वो रेफरेंस पे ही है सेंटर। तो हम लोग कितना वर्क कर रहे हैं, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। आगे जैसे ही वर्ड आया एनर्जी, तो उसके बाद मैं बात करता हूं मोशन की। क्यों, क्योंकि मैं काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करना चाहता हूं। तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, आप जानते हैं ट्रांसलेशन कहते किसे हैं, व्हेन वेलोसिटी वेक्टर होता है, ध्यान रखिएगा, आर सेम फॉर each point of the rigid body, each point of the rigid body। यदि किसी ब्लॉक को आप ऐसे चलता देखते हो जिसमें उसके हर एक पॉइंट का वेलोसिटी एक जैसा हो, और तब काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, तो कौन सा बड़ा काम करोगे, हाफ mv², बचपन से रट्टा मार के बैठे हो, लिख दो। दूसरा आता है रोटेशन, when each point of rigid body moving on circular path, and when each point of rigid body is moving on circular path and center of path lies on same then
the motion is called rotation, and the line is called axis of rotation. तो हमने क्या कहा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे आप चलते देखें कि सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे हो, सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहे हो, और सभी सर्कुलर पाथ का जो सेंटर हो वो एक ही लाइन पे लाई करे, तो हम इस मोशन को रोटेशन कह देते हैं और इस स्ट्रेट लाइन को कह देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे हैं। ऐसा यदि जैसे फुटबॉल को रोटेट कर दिया ने, तो हमने देखा ट्रांसलेशन में सारे पार्टिकल एक जैसे वेलोसिटी के होते हैं, मतलब उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है वेलोसिटी का हर एक पॉइंट का। और इनके आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट कैसे देखें, दूसरे का एक काम तो बाकी ही रह गया। देखिए ये एक रॉड है और ये रॉड जो है ऐसे घूमते हुए देखिए, ऐसे ओ पॉइंट के अबाउट। अब मुझे बताइए क्या इनके बहुत से पॉइंट आपको दिख रहे हैं? यस सर। और इन सारे पॉइंट का जो पाथ होगा वो पाथ कैसा दिख रहा है? सर्कुलर। तो इस रॉड के इस मोशन के लिए क्या हम ऐसा कह दें, इस रॉड का जो मोशन होगा वो रोटेशन है। अब यदि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट चुनते हैं जिसका मास mi और उसका वेलोसिटी vi, तो vi क्या लिखेंगे? ओमेगा ri, यदि ये डिस्टेंस ri हो तो। v इक्वल्स टू ओमेगा r आप जानते हैं, क्लास 9th में भी चर्चा हुआ हो, नहीं तो अभी देखिए। यदि कोई पार्टिकल v से ऐसे चक्कर लगाता है, मैं एक बार और समझाऊंगा टाइम लेके आपको, तो ये जो घूम रहा है, घूमने वाला वेलोसिटी ओमेगा और स्ट्रेट जो लीनियर वेलोसिटी कहते हैं वो भी। तो हम लोगों ने जब काइनेमेटिक्स पढ़ा था, तो काइनेमेटिक्स पढ़ते वक्त यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था, तो उस समय क्या देखा था, ये जो थीटा होता है या ये जो छोटा सा एंगल डी थीटा कहे, डेल्टा थीटा, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ये क्या लिखेंगे? आर डेल्टा थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल बराबर होता है, एंगल बराबर होता है आर्क बाय रेडियस। तो एंगल बराबर यदि होता है आर्क बाय रेडियस, तो एंगल बराबर डेल्टा थीटा बराबर हम देख रहे होंगे यहां एस बाय आर, तो एस बराबर क्या हो जाएगा? आर डेल्टा थीटा। ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन हुआ। अब यदि मैं एस को और आर डेल्टा थीटा को टी से डिवाइड कर देता हूं, तो यदि टी से डिवाइड कर देता हूं तो ये तो हो जाएगा v, और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम चेंज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो दिख रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो v बराबर ओमेगा आर होता है। तो आप यहां जो एक पार्टिकल चुनते हैं जिसका रेडियस आर आई है सर्कुलर पाथ का, रोटेशन में हर एक पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा, तो उसका जो लीनियर वेलोसिटी हम लिखेंगे ओमेगा आर आई। तो अब यदि रॉड का काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी जो ith पार्टिकल का है वो देखो और समेशन अप्लाई कर दो। काइनेटिक एनर्जी ith पार्टिकल का लिखोगे हाफ mi vi स्क्वायर।
समेशन हाफ एम आई ओमेगा आर आई का होल स्क्वायर, हाफ समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, ये समेशन के साथ इंटू ओमेगा स्क्वायर। और चूंकि ये बार बार हमें लिखना पड़ेगा तो ये जो टुकड़ा है ब्रैकेट का उसको आई कह देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी लिखने का एक फॉर्मूला आया हमारे पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा है घूमने का रेट, सर्कुलर पाथ पे चक्कर जो लगाएगा ना वो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि पंखा को घूमते देखकर ये थोड़े ना कहोगे पंखा 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागी जा रही है। अरे वो तो छत पे टंगी है, लेकिन उसके हर एक पॉइंट मूव तो कर रहे हैं। तो वो एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ सारे पॉइंट चक्कर लगा रहे हैं, रोटेशनल मोशन। तो उनका वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है ओमेगा। और ओमेगा यदि देखेंगे तो हर एक पार्टिकल जो है एक ही समय में एक चक्कर कंप्लीट करता है, सबका ओमेगा एक ही जैसा दिखेगा किसी भी मोमेंट पे चेक करेंगे तो। लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट, जो दूर में होता है उसका वेलोसिटी ज्यादा, जो नजदीक में है उसका वेलोसिटी कम एक्सिस के। तो यहां पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूले का नाम है आई, और आई को हमने क्या कहा, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, जिसे ऐसे लिख देते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर, जितने भी पार्टिकल हो इन सबका ऐसे सम कर लो। इसे नाम देते हैं, I is called moment of inertia, moment of inertia, रोल ऑफ, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशन इज सेम एज रोल ऑफ मास इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में मास पता होगा तो आप काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा तो आप लिख लेंगे हाफ एम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन जो दो अभी टुकड़े आपने किए, तो ट्रांसलेशन में जो मास का रोल है वही रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, एक पार्टिकल आपने क्या किया, धागे से बांधा और इस पार्टिकल को पॉइंट मास की तरह देखो, धागे का लेंथ L है और इसको ऐसे घुमा रहे हो, और हम जानना चाहते हैं कि O पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का क्या होगा। तो हम जानते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, लेकिन यहां तो एक ही है तो mr स्क्वायर, r के बदले L है तो ml स्क्वायर। आप यदि ऐसा करते हो कि दो पार्टिकल को धागे से बांधते हो, ये भी m और ये भी m, और O पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा रहे हो, I अबाउट O लिखना है आपको। पाथ देखिए अलग अलग सर्किल, तो आई ओ क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, m L स्क्वायर, यदि ये L लेंथ है, m L स्क्वायर प्लस m, उसका रेडियस 12 हो जाएगा, 12 स्क्वायर 5 ml स्क्वायर हो जाएगा। सर मेरे समझ में नहीं आया। अरे तो एक काम करो ना यार, ये तो था ही ना m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। m1 कितना है m, r कितना है l, दूसरा m 2l, कितना हो गया 5 ml स्क्वायर।
यदि आपको ये लगता है कि 2 पार्टिकल में ठीक है कर लेंगे ऐसा किसी तरह, तो केवल ये सोच के बताओ कि यदि ऐसे ही मैं 3 पार्टिकल बांध देता तो, और उसको मैं O पॉइंट के अबाउट घुमाने लगूं तो, तीनों के रस्सी आ रहा LLL है तीनों के बीच में, तो इस एग्जांपल में O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हमें लिखना चाहिए? कितने पार्टिकल दिख रहे हैं? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। यहां पार्टिकल कितने दिख रहे हैं? तो पार्टिकल दिख रहे हैं 3। तो पहले वाले पार्टिकल का देखो, मास m रेडियस l, दूसरे वाले का मास m रेडियस 2l का स्क्वायर, तीसरे वाले का मास m रेडियस 3l का स्क्वायर। सर रेडियस कैसे आपको अलग अलग दिख रहा है? अरे सोचो तो सही, साइज सर्कुलर पाथ के अलग 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 है तो रेडियस भी तो अलग अलग होगा। टोटल कितना हो गया? 14 ml स्क्वायर। जिन लोगों को समझ में आ गया ये पेज हैंड राइज करें प्लीज। अबरार एक बार और समझाऊं आपको? नो सर, वो हैंड रेज नहीं हो रहा था। अच्छा बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो अजिंक्य आपको समझाऊं? अच्छा सोचो कि यदि यहां तक आप पहुंच गए तो ये तो कहानी तब है ना जब मास की गिनती आप कर पा रहे हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मास की गिनती आप ना कर पाए पार्टिकल वाइज। सोचो जैसे कि ये रॉड दे दिया गया, तो रॉड दे दिया गया मास m लेंथ l का, तो इसका कैसे लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एक काम करते हैं, हमारे पास क्या था, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई लिखने के बजाय हम लोग डी आई पहले पता कर लेंगे और फिर समेशन, या डी आई एक छोटा टुकड़ा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करके इंटीग्रेशन। तो करते क्या है कि आर डिस्टेंस पर चले आए, एक छोटा टुकड़ा चुना जिसका लेंथ केवल डी आर है, तो इसको पॉइंट मास की तरह देख सकते हैं। इसका जो मास डीएम होगा वो कैसे लिखेंगे? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। और इसका पाथ कैसा दिख रहा है? सर्कुलर। तो जो डी आई लिखेंगे वो कितना हो जाएगा? डीएम आर स्क्वायर। और डीएम के बदले क्या लिख सकते हैं? एम बाई एल डी आर इंटू आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन से बाहर कौन हो गया? एम बाई एल आर स्क्वायर डी आर। और आर का वैल्यू 0 से लेके कहां तक बढ़ते जाएंगे? एल तक। तो एम बाई एल आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक? 0 से एल तक। एम बाई एल एल क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, एम एल क्यूब बाई 3 एल, और ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। तो आई का जो वैल्यू आएगा फाइनली वो हम क्या रखने वाले हैं? एम एल स्क्वायर बाई 3, ओ पॉइंट के अबाउट। सर आप बार बार ये बताने की कोशिश क्यों कर रहे हो ओ पॉइंट के अबाउट? अरे जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है सारा डिस्टेंस वहां से देख रहे हैं ना। यदि मैं ओ पॉइंट का पोजीशन बदल दूंगा तो डिस्टेंस बदल जाएगा मॉलिक्यूलों का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। मतलब यहां पर ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स choice of एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन बदलेंगे तो हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाए। सर मैं क्यों सीखूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आप जबरदस्ती सिखाने में लगे हुए हो। अच्छा क्वेश्चन है आपका, मत सीखो। मुझे यह बताना कि इवेंट आपके समझ में आ रहा है अगले पेज वाला या नहीं। कि ये एक रॉड है जो ओ पॉइंट के बाद घूमने के लिए फ्री है। वर्टिकल छत से एक धागे से आपने इसे बांधा हुआ है और ये मास m और लेंथ है l। आप गए नाई के पास, एक सीजर लाए वहां से, या दुकान से गए स्टेशनरी शॉप से एक सीजर लाइए और धागे को कट कर दीजिए। तो धागे को कट कर देंगे और कहा गया है रॉड इज फ्री टू रोटेट अबाउट ओ। ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है ये रॉड। तो मुझे बताइए, तो जैसे ही धागा कट कर देंगे तो ये नीचे आएगा, गिरते हुए नीचे आएगा या नहीं आएगा? ऐसे वर्टिकल होगा या नहीं होगा? कभी ग्रेविटी के कारण ये नीचे आना चाहिए इसे या नहीं आना चाहिए? आएगा नीचे। तो उस समय क्या ये घूमता दिख रहा है? यस अरे हाँ या ना तो कुछ बोल दो। क्या ये रोटेट करता दिख रहा है या नहीं नीचे आया है तो? यस सर। ओमेगा कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो यहां मुझे ये बताओ, गेन इन काइनेटिक एनर्जी तो सबको दिख रहा है और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जरूर हुआ होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आप लिख रहे हैं तो हाफ mv² तो अब नहीं चलेगा। क्या चलेगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और लॉस कितना हुआ? mgl/2। देखो सेंटर यहां से कहां चला आया? यहां चला आया, तो सेंटर रेफरेंस से कितना नीचे आया? l/2। तो mgl/2 लॉस हो गया। तो हम क्या लिख देंगे? हाफ ml²/3 ओमेगा स्क्वायर mgl/2। m चला गया, एक l चला गया, ये 2 चला गया, तो ओमेगा का वैल्यू हो गया √3g/l। 3g/l। फिर से देखिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये mgl/2 के बराबर है और I का वैल्यू O के अबाउट अभी अभी आपने याद किया है, डिराइव किया है ml²/3, और डिराइव करने के बाद याद कर जाते हैं mgl/2। और चेक करो काट पीट करके ये कितना आ रहा है। कौन कौन से हटेंगे? √g/l, m चला गया, 3g/l, 2 चला गया, ये स्क्वायर चला गया l के साथ, तो ओमेगा स्क्वायर l/3 इक्वल्स टू g। ओमेगा स्क्वायर l/3 g, m तो है नहीं, तो ओमेगा हो जाएगा 3g, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 3g/l, तो ओमेगा हो जाएगा √3g/l। जिन लोगों के ये समझ में आया वो हैंड राइज करें। इससे ये पता चल रहा होगा कि आपको IQ सीखना जरूरी है। कृतिका भारद्वाज, मनीषका, कार्तिक, दिव्यांशु, सुशांत, अबरार, अनुष्का, कीर्ति, वेदांत, पलक, वेदांत, निकिता, दुष्यंत, कार्तिक, महक, बहुत बढ़िया। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्यों सीखेंगे ये क्लियर हो जाएगा। यदि इस पॉइंट को आप समझ रहे हैं तो यहां देखिए एक और पॉइंट, सोच करके जवाब दीजिएगा। ये यदि मैंने एक ट्रायंगुलर प्लेट की चर्चा की, एक ट्रायंगुलर प्लेट की चर्चा की,
और इनके पॉइंट्स ए बी सी कह दिया। आपको ये बताना है, ए पॉइंट पे एक बार कील लगाकर इस प्लेट को घुमाते हैं, प्लेट, एक बार बी पॉइंट पे कील लगाकर इसको घुमाते हैं, और एक बार सी पॉइंट पे कील लगाकर इस प्लेट को उसके प्लेन में घुमाते हैं। मैं मान लो एक पॉइंट आपको बता देता हूं, जैसे सी पे कील लगाया और ऐसे इसे घुमाने लगे इसी प्लेन में, स्क्रीन के प्लेन में, तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा। और एक बार बी पे हमने लगाया कील, एक ही साथ दोनों पे लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, या तो सी पे लगाया, नहीं तो मैंने बी पे लगाया, और तब जो घुमाएंगे इस प्लेट को, फील करो उसे, तो आई बी मिलेगा। इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा होगा, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा वैल्यू का होगा और कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम वैल्यू का आएगा? कितना आएगा नहीं पूछ रहा। एक बार आपने क्या किया है, एक बार आपने सी वाले पॉइंट पे कील लगाई, और दूसरे बार आप क्या कर रहे हैं कि बी वाले पॉइंट पे कील लगाते हैं और तब घुमाते हैं। तो आपको बताना है तो कौन से केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो आएगा वो ज्यादा आएगा। तो ध्यान से देखिए, अधिकतर जो पार्टिकल है पहले वाले चित्र में सी पे जब कील है, अधिकतर पार्टिकल दूर में है, नजदीक में कम पार्टिकल है, जबकि दूसरे वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी के अबाउट निकालते वक्त अधिकतर पार्टिकल कहां मौजूद है, बी के नजदीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनीशन क्या लिखते हैं आप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनीशन लिखते हैं समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। तो अधिकतर पार्टिकल, पहले सी पर आप एक्सिस लोगे तो अधिकतर पार्टिकल एक्सिस से कहां पहुंच गया, दूर। अधिकतर पार्टिकल एक्सिस से कहां है, दूर। तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा? सी के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू ज्यादा मिलेगा मुझे। क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि अधिकतर पार्टिकल जो हम देख रहे हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर कैलकुलेट करते वक्त r1 r2 r3 r4 का जो वैल्यू है, ये c के अबाउट जब कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू ज्यादा आएगा, डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण। और जब हम b के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो अधिकतर जो पार्टिकल है वो b के अगल बगल बैठा हुआ है। चेक करिए, जिन लोगों को ये समझ में आया हो हैंड राइज करें प्लीज। अच्छा, इस बात पे गौर करिए, जिनके समझ में आ गया है वो तो बड़े खुशी की बात है। आप में से बहुत से बच्चे हैं जिनके समझ में आ गया, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी थोड़े टेंशन में हैं। तो घबराना नहीं है। मुझे ये बताइए, आपके सामने एक रॉड है, इस रॉड के दो पार्ट हैं, एक पार्ट वुड का है और दूसरा पार्ट आयरन का है। अब आपको ये बताना है, दोनों के लंबाई तो एक जैसे दिख रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एक जैसे दिख रहे हैं। एक बार आप यहां पर एक्सिस लेकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, और एक बार आप उसी रॉड में ये वुड और ये आयरन, यहां पर मोमेंट कील लेकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। क्या लगता है किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आने वाला है, 1 वाले का या 2 वाले का? सर 1 वाले का। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि 1 वाले का ज्यादा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्योंकि सर, आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, वहां मॉलिक्यूल देखो ज्यादा, उनका वेट ज्यादा, और नजदीक में जो है वहां नजदीक में जो पॉइंट्स हैं वो कम होंगे, डेंसिटी कम है इनकी। जबकि इसका मतलब आर के वैल्यू ज्यादा होने के, आई का डिफिनीशन है समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। बहुत से पार्टिकल जो हैं वो दूर हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो जो I1 हमें मिलेगा वो I1 ज्यादा मिलेगा और I2 कम मिलेगा।
जिन लोगों को ये समझ में आ गया हो प्लीज हैंड राइज करें। मतलब अधिकतर बच्चों को लग रहा है कि ये ठीक है, इतना तक हम कोशिश कर लेंगे। आपको आज मैंने केवल इंपॉर्टेंस बता दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक मैंने बता दिया कि रॉड का कितना होगा, वो आप याद रख लेते हैं। रॉड का मैंने अभी डिराइव किया, बार बार तो डिराइव करेंगे नहीं। कितना आया था किनारे वाले पॉइंट के अबाउट ml²/3। यदि ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड वाले पॉइंट के अबाउट, ऐसे ही देखिए रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटीग्रेशन की लिमिट बदल देते हैं 0 से L/2 और डबल कर देते हैं, तो सेंटर के अबाउट निकल के चला आएगा। सेंटर पे कील डाल के यदि रोटेट करते हैं तो उसके अबाउट आ जाता है अलग ml²/12। तो याद करिएगा ये। यहां है रिंग, रिंग में गौर करिए, आप ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं। तो ये जो रिंग है इसमें एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए dm, और आपने ये dm ले लिया और ये रेडियस है r। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते थे, di लिख लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, या di के बदले कौन आएगा, dm, डिस्टेंस है r एक्सिस से, और यहाँ r² तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है, तो dm इंटीग्रेट होके m दे देगा mr²। तो mr² हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, mr²। तो आपको रॉड का याद करना पड़ा किनारे के अबाउट, आपको रॉड का याद करना पड़ा सेंटर के अबाउट, और आपको याद करना पड़ेगा रिंग का उसके सेंटर के अबाउट। जाते जाते जो आपको याद करना पड़ेगा वो ये कि यदि कोई डिस्क है तो डिस्क होगा, तो डिस्क में तो नजदीक भी आ गया मॉलिक्यूल, तो उसका रिंग से थोड़ा कम होगा। डिस्क है m मास का r रेडियस का, तो इसको यदि सेंटर के अबाउट घुमाते हैं, सेंटर के अबाउट घुमाते हैं, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो mr²/2 निकल के आता है। डिस्क का आता है mr²/2। जो हमें याद करना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक होगा हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर को हम घुमाएंगे डायमीटर के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं 2/3 mr²। और यदि आप सॉलिड स्फीयर देखेंगे तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5, क्योंकि मॉलिक्यूल इसमें नजदीक भी आ जाएंगे, सॉलिड है तो। मास हम वही m और r देख रहे हैं, m रेडियस r, यहां भी m रेडियस r, लेकिन हॉलो में सारा मास तो दूर था एक्सिस से, अधिकतर दूर था, और जबकि सॉलिड में एक्सिस के नजदीक भी आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है 2/5 mr²। ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं, सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। रॉड का केवल एक किनारे वाला भी ले लिया है, वो ज्यादा यूज में आता है इसलिए। और सारे डिराइव कैसे होंगे, कैलकुलस अप्लाई कर करके। कैसे डिराइव होंगे, कैलकुलस अप्लाई करके। और आप यदि अलग और किसी एक्सिस के अबाउट चाहते हैं तो दो थ्योरम बताया जाता है कैलकुलस से बचने के लिए। उन थ्योरम को अगले लेक्चर में हम सीखेंगे। एक का नाम होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक का नाम होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये जो इस पेज पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सारे आपको याद करने हैं, कोशिश करिएगा ये याद हो जाए। मैं फिर से बोलता हूं, रॉड का किनारे के गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट ml²/3, और सेंटर से गुजरेगा तो कम हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अब पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्टेंस L नहीं होगा, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्टेंस अब कम होकर L/2 हो गया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है ml²/12, सेंटर से जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस गुजरता है उसके अबाउट। रिंग का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट mr², डिस्क का mr²/2, हॉलो स्फीयर का 2/3 mr², और सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²।
ये पेज एकदम से याद हो जाना चाहिए। और थोड़ा सा अकल लगा करके आप बता दे कि यदि ऐसा हो कि एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग हम रखते जाएं, एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग रखते जाएं, तीसरा रिंग रखते जाएं, ऐसे एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, तो हमारे पास जो डिजाइन बन करके सामने नजर के आएगा वो क्या नजर आएगा? सिलेंडर या स्फेयर? एक के ऊपर सिलेंडर। एक रिंग रखते जाएंगे तो हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर? होलो। तो इसका भी मास Hollow यदि cylinder. m हो, इसका भी मास यदि m हो, तो सारे पार्टिकल कितने दूरी पे हैं? r दूरी पे। इसका भी मास m होने पर mr² हो जाएगा हॉलो सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए रिंग के जैसा। अच्छा अब बताओ, एक के ऊपर यदि एक थाली रखते जाएं, खाने वाला थाली, डिस्क, एक के ऊपर एक डिस्क रखते जाएं, तो कौन सा सिस्टम नजर आएगा आपको? एक के ऊपर यदि एक डिस्क रखते चले जाएं तो सॉलिड सिलेंडर। बहुत बढ़िया। तो उसके बारे में क्या आइडिया है, क्या हो जाना चाहिए? एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क रखते चले गए, सारा डिस्क जैसा ही सिस्टम अब बन गया आपके पास। तो डिस्क जैसा यदि बन गया आपके पास ये सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का क्या हो जाना चाहिए? वैसा ही जैसे डिस्क का था। ये टोटल मास m और रेडियस r है, तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट mr²/2। जो डिस्क का था वैसा ही होगा सॉलिड का, सॉलिड सिलेंडर का। एक के ऊपर एक डिस्क रखते जाएंगे तो बन जाता है सॉलिड सिलेंडर। सर मुझे इनमें से एक भी याद नहीं होगा। अरे यही पूछ के नंबर मिल जाता है, इतना बताने पे नंबर मिल जाता है। तो नहीं याद होगा तो आपके एक क्वेश्चन गए। आईआईटी भी पूछता है, मेडिकल भी पूछता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आता है बच्चे को, इसका मतलब वो रोटेशन पढ़ चुका, वो जानता है रोटेशन, उसके एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है। यदि रोटेशन का कोई मास्टर 3 क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछेगा, दूसरा उसका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछेगा, और तीसरा पूछेगा वो डायनामिक्स का कुछ क्वेश्चन, रोलिंग का। यदि एक ही क्वेश्चन पूछना होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा। इतना इंपॉर्टेंट है। और आपको पूछेगा क्या? डिस्क का बता दो, रिंग का बता दो, रिंग में टुकड़ा कर देंगे, 2 रिंग को जोड़ देंगे, तो ऐसे हम सीखेंगे। तो अभी अभी जो देखा एक बार सोचिए, रॉड को हमने देखा, रॉड का सेंटर के अबाउट था ml²/12। यदि हम रिंग देख रहे थे, रिंग का हमने देखा IMR²। फिर हमने डिस्क देखा, डिस्क के लिए I लिखा ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट mr²/2। फिर हमने हॉलो सिलेंडर देखा, हॉलो सिलेंडर के लिए हम लोगों ने क्या सोचा? हॉलो सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर, तो उसके लिए वही सोचा जो रिंग का था, mr²। फिर हमने देखा सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या हो गया? तो सॉलिड सिलेंडर के लिए डिस्क के जैसा सॉलिड सिलेंडर, ये हो जाएगा I = mr²/2। फिर हमने देखा हॉलो स्फीयर, डायमीटर के अबाउट 2/3 mr²। और फिर हमने देखा सॉलिड, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट ये हो गया 2/5 mr²। रॉड का चूंकि इंपॉर्टेंट है तो बार बार वो चर्चा में आ जाता है, किनारे वाला पॉइंट, किनारे वाले पॉइंट के अबाउट ml²/3। पहला हमने वही डिराइव किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीजों पे डिपेंड कर रहा था? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डिपेंड्स ऑन, कहां डिपेंड्स करता है? तो डिपेंड्स करता है मास, शेप, साइज, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस, या इसी को कहने का तरीका हो जाता है चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। सोचो ना,
एक्सिस कहाँ लेंगे, जैसे रॉड में देखा हमने, तो बदल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शेप कैसा है, एम मास का रॉड को आप रिंग में बदल दो, एम मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। डिस्क में बदल दो तो भी बदल जाएगा। एक्सिस के अबाउट मास कैसे बिखरा हुआ है, यूनिफॉर्म नहीं होके नॉन यूनिफॉर्म रॉड कर दोगे तब भी बदल जाएगा। ओरिजिन एक्सिस कहाँ लेते हो, इन पे। ऐसे हम लोग कहते हैं इन चीजों पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा होता है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगले टर्न पे इनके थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, अब Sir, जिनको डाउट पूछना है वो 10 मिनट बाद फिर से लॉगिन करके मुझसे पूछ लीजिए, या 5 मिनट बाद, ठीक ना। अभी के लिए ये कहानी यहीं तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास सैटरडे सेम टाइम पे होगी? हाँ, सैटरडे वाली क्लास, जो नेक्स्ट क्लास है वो वैसे ही आप 3:30 to 4:30 ही मान के चलिए, वही रहेगा। केवल आज के लिए ये शिफ्ट हुआ था 3:30 to 4:30। हाँ, ये केवल आज के लिए चेंज था। अगली क्लास अपने उसी टाइम पे आपको मिल जाएगा।